अगला क्वेश्चन, 6 moles of Na2CO3 is reacted with 4 moles of HCl solution. Find in the reaction. Reaction तो मालूम ही है, तुम देखो good. That is TP. देखो अब यहाँ पे Na2CO3 प्लस HCl, NaCl एंड H2CO3, ये दो रिएक्शन हो गई। इसका 6 मोल्स दिया हुआ है, इसका 4 मोल दिया हुआ है। यहाँ पे ये 6/1, ये 4/2, तो दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। इसका रेशियो 2 आता है, इसका रेशियो 6 आता है, तो यार दोनों पूरे पूरे रिएक्ट नहीं कर रहे, दे आर नॉट इन स्टोइकियोमेट्रिक क्वांटिटीज। दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये पूरा खत्म हो गया। 2 से 1 रिएक्ट करता तो 4 से कितना रिएक्ट करेगा? 4 से रिएक्ट करेगा 2, 2 से 1 रिएक्ट करता है, 4 से 2 रिएक्ट करेगा तो बचेगा कितना? 4 मोल्स रिमेनिंग रह जाएंगे। और ये कितना बन जाएगा? 2 से बनता है 1, तो 4 से कितना बनेगा? 2 मोल से बनता है 1, 4 मोल से 2 मोल बन जाएगा। इसका वॉल्यूम एसटीपी पे 2 इंटू 44.8, ठीक है। इस तरीके से ये कितना बन जाएगा? कोई पूछे तो 2 से 2 तो 4 से 4, इसके 4 आंसर क्लियर। हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है Na2CO3 के 6 मोल, HCl के 4। सबसे पहले मतलब आफ्टर राइटिंग द रिएक्शन, बैलेंसिंग द रिएक्शन, अगर हम बैलेंसिंग मेथड यूज कर रहे हैं, अभी हम बैलेंसिंग मेथड ही यूज कर रहे हैं, तो ये करने के बाद पहले एक बार मैं जल्दी से मोल मेथड ऐसे मत लगा दो कि किसी भी एक चीज को पकड़ के दूसरे के निकाल दो, हो सकता है लिमिटिंग रिएजेंट ना। तो पहले चेक करो कि ये जो क्वांटिटीज दिए हुए हैं क्या वो स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में है या कोई एक लिमिटिंग और कोई एक एक्सेस है। तो उसके तरीका क्या है? 4, जैसे पहले वाले में भी हमने चेक किया था, पर पहले वाले में हमको क्या मिला था? रेशियो सेम मिल गया था। हमने ये डिड्यूस कर लिया था कि वो जो क्वांटिटी है वो
स्टोइकियोमेट्रिकली दी गई है कि दोनों बराबर बराबर दिए गए जितना चाहिए। पर यहाँ देखो 4/2 2 आता है, 6/1 6 आता है, रेशियो इज नॉट सेम। तो ऐसा नहीं सेम नहीं हो तो जो कम रेशियो आता है जिसकी वैल्यू लेसर आती है दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो आपका लिमिटिंग रिएजेंट ये हो गया। इसका क्या मतलब, इसका मतलब भी इसका हमने ये तो बताया लिमिटिंग रिएजेंट ये हो गया, उसका मतलब भी तो समझे कि ये मतलब क्या, मतलब ये है कि ये चीज पूरी यूज हो जाएगी। दैट्स व्हाई इट इज लिमिटिंग रिएजेंट कि इसने इसके कारण खत्म नया रिएक्शन या जो पहले रिएक्ट हो जाता है, दिस इज द एक्सेस रिएजेंट। तो अगर वैसे हमें इसको निकालने की जरूरत नहीं है, फिर क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि हाउ मच Na2CO3 इज रिमेनिंग, ये मैंने जस्ट एक्स्ट्रा निकाला कि 2 से 1 रिएक्ट करता है, 4 से 2 रिएक्ट करेगा, तो बच कितना जाएगा 6 - 2 4, ये रिमेनिंग हो गया। 2 से 2 बनता है, 4 से 4 मोल बन जाएगा। पर हमारा मेन है CO2, 2 मोल से 1 मोल बनता है CO2, 4 से कितना बनेगा 2 मोल, तो CO2 के कितने मोल बने 2 मोल और वॉल्यूम इंटू 22। अच्छा कोई बोले कि नहीं मैं क्या Na2CO3 के मोल इतने रिएक्ट किए उससे CO2 बनता है, क्या इस कंसेप्ट कर सकता हूँ, कर सकता, लेकिन ये नहीं कर सकते कि 6 मोल से कितने बने, 6 मोल में इसके रिएक्ट ही नहीं किए, जो रिएक्ट करेगा उससे था CO2 बन जाएगा। इसका कितना रिएक्ट किया 2 मोल करके देखो, 1 से कितना बनता है 1, 2 से कितना बनता है। यू हैव टू यूज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो रिएक्ट हुआ। अब जो रिएक्ट ही नहीं हुआ उसका था बना दोगे, वो तो एक्सेस है, वो रिएक्ट करेगा तो और बनता, तो वो तो रिएक्ट ही नहीं किया। तो आप इससे भी कर सकते हो, लेकिन ये आफ्टर फाइंडिंग द लिमिटिंग रिएजेंट तो इससे करना अननेसेसरी, पर कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए सही है। लेकिन वंस यू फाउंड द लिमिटिंग रिएजेंट, यानी इसका मतलब ही है कि दैट क्वांटिटी इज कंप्लीटली रिएक्टिंग, तो देन डू द कैलकुलेशन, ऑल कैलकुलेशन बाय दैट, ठीक है ना। ये चीज समझ में आएगा। एक क्वेश्चन करो, what is the number of moles of ferric hydroxide that can be produced
सल्फर, सल्फर सॉलिड, ब्रैकेट में सॉलिड। सल्फर कलर क्या होता है? ये नेचर में सल्फर किस फॉर्म में मिलता है? सबसे ज्यादा रोम्बिक सल्फर एसिड, सल्फर ऐसा मिलता है। क्राउन लाइक स्ट्रक्चर या पकड़ रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं इसे। इसके दो एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं, एक अल्फा सल्फर, इसको रोम्बिक सल्फर बोलते हैं, बीटा सल्फर, इसे मोनोक्लिनिक सल्फर बोलते हैं। दोनों का फॉर्मूला है ऐसे। सल्फर और भी फॉर्म में मिलता है, एक S6 फॉर्म में भी मिलता है, ये सबसे अबेंडेंट है S6। ये चेयर फॉर्म होता है, चेयर के तो इसका एक सल्फर ऐसा भी मिलता है S4, और एक हाई टेम्परेचर पे सल्फर, जैसे ऑक्सीजन सल्फर तो एक ही ग्रुप का है, जैसे O2 मिलता है, O2 तो रूम टेम्परेचर पे ही मिलता है, H2 हाई टेम्परेचर। दिस इज द रूम टेम्परेचर पे जो इस तरह क्वेश्चन आया था जेईई मेन में कि सल्फर का जो रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर होता है उनका फॉर्मूला सेम होता है या अलग होता है? उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग होता है बट बेसिक यूनिट सेम होता है। अरे ये चलो ये येलो कलर का दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे पहले भी आपको दिया हुआ क्या है? बैलेंस रिएक्शन तो दी हुई है, तो एक तो अपना सिर दर्द हटी गया, वो बाद में थोड़ी देर बाद अगले क्लास में उस पर ज़्यादा सिर लगाएंगे कि रिएक्शन क्या होगा। दिए मोल क्या क्या दिए? वन मोल ये दिया हुआ है, 2 मोल वाटर दिया हुआ है, 3 मोल ये दिया है, तो 1/2, 2/6, 1/3 और 3/3 1। तो सबसे छोटा कौन सा है? 2/6, 1/3.33। दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ये जो आप कर रहे हो इसमें कुछ भी जो आप मैथमेटिकली करते हो, मैथमेटिकली कैसे सोचोगे, मतलब लॉजिकली कैसे सोचोगे कि यार ये अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो 2 के लिए 6 चाहिए, तो 1 के लिए 3 चाहिए, तो वो तो अवेलेबल ही नहीं है, तो आगे जाने की सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर अगर मान लो किसी ने ये सोचा कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, 3 के लिए 6 चाहिए, तो यहाँ तो 6 अवेलेबल ही नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए 6 के लिए 3 चाहिए, 1 के लिए हाफ चाहिए, 2 के लिए 1 चाहिए, ये अवेलेबल है। 6 के लिए 2 चाहिए, दोनों देखना पड़ेगा, अकेले एक से काम नहीं चलेगा, 3 है ना। अगर इसको पूरा रिएक्ट करना है तो उसके लिए ये जितना चाहिए और ये जितना चाहिए, दोनों ही अवेलेबल उतना होना चाहिए, उससे ज़्यादा अवेलेबल होना चाहिए। 6 के लिए 2 चाहिए, 1 के लिए 1/3 चाहिए, 2 के लिए कितना चाहिए? आपके 6 के लिए 2 चाहिए, 1 के लिए 1/3 चाहिए, 2 के लिए कितना चाहिए? 2/3। आपके पास उससे ज़्यादा अवेलेबल है, 2/3 से 1 बड़ा है, यानी ये बात आपकी सही है। तो ये पूरी मेहनत जो आपने की, यही हम वो जो रेशियो निकाल रहे हैं उससे उसको कट डाउन कर रहे हैं। मतलब वो जो चीज़ हमने लॉजिकली यूनिटरी मेथड से देखा, उसी का एक मैथमेटिकल फॉर्मेट है कि सीधा चेक कर दो मोल्स बाय कोफिशिएंट।
जिसके लिए लीस्ट आएगा दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो यानी इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 2/6 सबसे कम इसका है, इसका कितना है 1/3, इसका 3/3 1, इसका 1/2 0.5। दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट, यानी ये पूरा रिएक्ट कर रहा है। तो 6 से कितना बनता है 4, तो 1 से कितना बनेगा 4/6, 2 से कितना बनेगा 8/6, इसके 6 से ये बनता है 4, 1 से बनेगा 4/6, पर एक्चुअली रिएक्ट कितने का है 2 मोल, 2 से बनेगा 8 that is 4/3, दिस इज 4/3। सल्फर कितना बनेगा 6 से बनता है 6, 2 से बनेगा ये 2 मोल बन जाएगा। ये कितना अनरिएक्टेड रहेगा, इसके 6 मोल से ये कितना मोल रिएक्ट करता है 6 से 2 रिएक्ट करता है, 1 से 2/6 रिएक्ट कर जाएगा 1/3, और 2 मोल से 2/3 रिएक्ट कर जाएगा। तो इसके 2/3 मोल रिएक्ट कर जाएगा, रिमेनिंग कितना रह जाएगा 1 माइनस 2/3। ये कितना बच जाएगा, ये रिमेनिंग, दिस इज द रिमेनिंग या एक्सेस मोल्स ऑफ Fe2S3। इसके कितने बच जाएंगे 6 से 3 रिएक्ट करते हैं, 1 से हाफ रिएक्ट करेगा, 2 से 1 रिएक्ट करेगा, थे कितने 3, तो इसके रिमेनिंग कितने रह जाएंगे, रिएक्ट कितना किया 6 से 3, 1 से 3/6, हाफ 2 मोल से 1 मोल, रिमेनिंग इसके 2 मोल रिमेनिंग, इसका 0 बीइंग लिमिटिंग रिएजेंट, इसका 1/3 मोल, इसका 4/3 मोल बन गया, इसका 2 मोल। सबका पूरा इंफॉर्मेशन, कौन कितना बचा, कौन कितना रिएक्ट किया, कौन सा एक्सेस है, कौन सा लिमिटेड है, ठीक है समझ में। एक क्वेश्चन देखो, kg, ये आपके टेक्स्ट में क्वेश्चन है, N2 and 10 kg of H2 are mixed to produce ammonia gas. Identify the limiting reagent, calculate the amount of ammonia formed.
उसके बाद लास्ट में एक बार मोल निकाल के फिर मोलर मास से क्या करेंगे? रिएक्शन कौन सी होगी? हैवर्स प्रोसेस N2 3H2 gives 2 ammonia. This is the balanced reaction. हैवर्स प्रोसेस बोलते हैं अमोनिया का फॉर्मेशन। आपके पास नाइट्रोजन के मोल कितने हैं? 50 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 20 है। H2 के मोल कितने हैं? 10 × 10⁻³ बाई 2 ये मोल आते हैं। टेकन इनिशियली टू फाइंड लिमिटिंग रेंज व्हाट शुड वी डू? ये मोल बाई कोफिशिएंट इसे सेपरेटली करो, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन में हमें वो ये जस्ट पता करने के लिए डिवाइड करना होता है। ऐसा ना हो कि डिवाइड करके आपने यहीं पे वो मोल ही रख दिए तो कैलकुलेटर है। टू फाइंड द लिमिटिंग रेंज ओनली यू डू मोल्स बाई कोफिशिएंट, मतलब वो बाकी उसका यूज नहीं है, यहाँ मोल एक्चुअली यही है। तो लिमिटिंग रेंज को एक अलग से पता करते हैं। इसका रेशियो क्या हुआ? 50/28/1 10⁻³ ये N2 के लिए हुआ। H2 के लिए कितना हुआ? 10/2 × 3 × 10⁻³ तो ये वैल्यू कितनी होगी? 5/3। 5/3 मतलब 1.67 और ये वैल्यू कितनी है? दिस वैल्यू इज आपका हो गया 25/14। तो 25/14 कितना है? तो ये आपका 1.7 कुछ आ रहा है और ये आ रहा है 1.67। तो ये छोटा वैल्यू कौन सा है भाई? हमने एक वैल्यू निकाला ये इसके लिए, तो ये आया 50/28। 50/28 हो गया आपका 25/14 और ये हो गया आपका 5/3 और एक आपका है 25/14। एक तरीका और भी है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 14 से, तो ये क्या नीचे क्या हो गया? 42 हो गया। तो ये हो गया आपका कितना? 70/42। ये कितना हो गया? 75/42। कम कौन सा वैल्यू? ये यानी लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा? समझे? रेशियो। तो दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। बात समझ में? मोल्स बाय कोफिशिएंट, पर उसमें पूरा कन्वर्ट करके फिर डिवाइड करके अच्छा क्या है? एक बार ऐसे देखो तो ये लेसर वैल्यू आता है, तो यानी ये पूरा यूज्ड अप हो रहा है। 3 मोल 2 मोल अमोनिया देता है, एक 2/3 मोल देगा। इतना मोल कितना देगा? ये मोल कितना है? 5 × तो 5 × 10⁻³ मोल्स कितना मोल देगा? 2/3 × इतना मोल्स अमोनिया आ गया। 3 से 2, 1 से 2/3, इतने मोल से इतना आ गया।
मास कितना हो जाएगा? इसका मोलर मास क्या होता है? 17 ग्राम। तो ये मास हो गया अमोनिया का केजी में। मास कितना? 170 बाई मास ऑफ अमोनिया फॉर्म इज 170 बाई 3। ठीक है ना? अराउंड 57 के आसपास। ठीक है, समझ में बात? आंसर हो गया 170। लिमिटिंग एजेंट हाइड्रोजन, क्लियर? अब एक चीज देखो, परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन। परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन या समटाइम प्रोडक्ट। परसेंटेज यील्ड इसी को समटाइम्स एफिशिएंसी ऑफ द परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन भी। क्या मतलब है? मान लो रिएक्शन है 2p प्लस q गिव्स, एक रिएक्शन आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि इसका 8 मोल ऑफ P है, 5 मोल ऑफ Q है, and they produce 3 moles of R at the completion of reaction. Find percentage efficiency of the reaction, या percentage yield of the reaction. तो बात समझो, ये बैलेंस रिएक्शन है, इसमें 8 मोल P का है, 5 मोल Q का है। तो इसमें जैसे अभी तक नॉर्मली सोच रहे थे हम, तो इसमें विच विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट? 8/2 4
5/1 5, ये कम आ रहा है, यानी P इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब इस रिएक्शन की स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंगली हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि 2 मोल से 1 मोल बनता है R का, तो 8 मोल से 4 मोल बनना चाहिए। पर होता क्या है, जब तक कुछ नहीं मेंशन किया तो इसी से काम करेंगे। पर जब आप एक एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन करते हो तो वहाँ बहुत से ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि डिसिपेटिव नेचर के होते हैं, तो जितना थ्योरेटिकली एक्सपेक्ट करते हो पूरा उतना चीज़ मिलता नहीं, कुछ वेस्टेज में चला जाता है। तो यहाँ पे थ्योरेटिकली मिलना कितना चाहिए था, 4, पर मिला कितना, 3 एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। खत्म हो गई रिएक्शन, खत्म हो चुकी है। अब आपको और कुछ मिल नहीं है, बचा भी नहीं है कुछ रिएक्ट करने के लिए, और जो होना तो हो गया। तो मिलना तो 4 चाहिए था, मिला कितना, 3। तो आपकी परसेंटेज एफिशिएंसी क्या हुई रिएक्शन, 3 डिवाइडेड बाई 4 75। जो मिला एक्चुअली प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई जो उसका थ्योरेटिकली मिलना चाहिए था मैक्सिमम इनटू, दिस इज परसेंटेज एफिशिएंसी या परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन या इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और ये रिएक्शन की एफिशिएंसी कराई, बस समझ में। अब तरीका पूछने के साथ है कि मान लो एक रिएक्शन है, यही है, इसकी परसेंटेज एफिशिएंसी इस रिएक्शन की सपोज 70% इस रिएक्शन। What minimum moles of P, क्वेश्चन है, what minimum moles of P should be taken so that 4 moles of to produce 4 moles of R। R के 4 मोल बनाने के लिए P का मिनिमम क्वांटिटी क्या लेना होगा जब एफिशिएंसी 70% है। क्यों हमने एक्सेस में लिया है, क्यू की कमी नहीं है। P कितना ले मिनिमम जिससे ये R 4 मोल। तो देखो अगर सब कुछ अच्छा होता तो 4 मोल बनाने के लिए इसका हम 8 मोल लेते, काम चल जाता। लेकिन अभी 4 मोल बनाना है, पर इसका तो एफिशिएंसी 70%, मतलब अगर हम इसका A मोल लेंगे तो थ्योरेटिकली अगर ये सब कुछ 100% जाए तो 2 मोल से 1 मोल बनता, तो A से कितना बनेगा, A/2। पर जो ये क्वांटिटी बनी वो तो क्या है, 70% ऑफ एफिशिएंसी है, यानी बनना इतना चाहिए था पर बनेगा कितना, 70/100। और आपको ये वाली क्वांटिटी कितनी चाहिए, 4। 100 हो तो 8 से ही काम चल जाता। बट नाउ यू वांट कि जो भी हो ये सब होकर अल्टीमेटली 4 मोल बने, तो आपको A को बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा क्वांटिटी लेना पड़ेगा जिसमें A से जो बनता है भाई A की ऐसी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी कि उसका 70% लेने के बाद भी ये चीज़ बचे। तो आपका ये होता है 2 से 1 बनता है, A से A/2 बनेगा, पर एक्चुअली बनेगा इसका 70%, 70/100 into A/2, एंड वी वांट दिस क्वांटिटी टू बी 4। ये क्या हो जाएगा, A = 800 you should take 80/7 moles। अगर आप इसके 80/7 मोल्स लोगे तो आपका 4 मोल बन जाएगा। वैसे तो अगर 100% में तो क्या होता, 8 से ही काम चल जाता है, यानी 80/7, क्योंकि 2 मोल से 1 मोल बनता है, 1 से हाफ बनेगा,
80/7 से इतना बनेगा, और इसका 70% क्या होगा? जब आप इसका बोलोगे 0.7, इट विल कम 4। इसका 0.7 क्या होगा? 4। ऐसे सोचो, ए मोल लिया, जो थ्योरेटिकली बनना चाहिए बना लिया, फिर उसका जो भी परसेंट एफिशिएंसी मल्टीप्लाई कर दिया, दैट शुड बी इक्वल टू जो आपको चाहिए। समझे? What weight of CaCO3 must be decomposed to produce the sufficient quantity of CO2 to convert 21.2 kg of Na2CO3 completely into NaHCO3। रिएक्शन दिए हुए अभी, CaCO3 को जब डिकम्पोज करोगे तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और Na2CO3 को अगर CO2 और वाटर के संग रिएक्ट करते हैं तो बनता है 2NaH। Na का एटॉमिक मास 23, Ca का 40, बाकी H का 1 है, O का 16 है। पहला ये पार्ट है, और दूसरा इससे रिलेटेड व्हाट वेट ऑफ CaCO3 must be decomposed in the above question if percentage yield of first reaction is 50%
and second reaction is 25%. पहले का लिख लो, पढ़ो एक बार। ये दो रिएक्शन देने का क्या मतलब है, कनेक्शन कैसे है? तो यहाँ क्या कर रहे हैं, CaCO3 को डिकम्पोज कर रहे हैं, CO2 बना रहे हैं, और जो CO2 बन रहा है पहले रिएक्शन से उसे सेकेंड रिएक्शन में यूज कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे ये दोनों रिएक्शन को कनेक्ट करने वाला चीज क्या है, CO। तो पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट वेट ऑफ CaCO3 मस्ट बी डिकम्पोज्ड टू प्रोड्यूस द सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ CO2 to convert 21.2 kg of Na2CO3 completely into NaHCO। 20 और ये देखो यहाँ पे सेकेंड रिएक्शन की इंफॉर्मेशन पहले हम निकालेंगे। इसका 21.2 kg दिया हुआ है, तो इसका 21.2 kg मतलब कितना मोल हो जाएगा? पहले मास हो जाएगा 21200 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास आता है। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ दिस, निकालो क्या है, 23 इंटू 2 46 प्लस इसका 60 तो 106 आता है, तो इसके मोल हो गए 200। यानी Na2CO3 के 200 मोल आपको रिएक्ट करने हैं, तो इतने मोल को पूरा रिएक्ट करना है। CO2 कितना चाहिए, बैलेंस फ्रैक्शन, तो इसके एक मोल को रिएक्ट करने के लिए कितना CO2 चाहिए, एक मोल 200 मोल के लिए, तो इसका भी 200 मोल चाहिए। मिलेगा कहां से? जब भी कुछ मेंशन नहीं किया तो जो रिएक्शन ये सबकी 100% है, जो स्टोइकियोमेट्रिकली सजेस्ट हो रहा है वो बन जाएगा। सेकंड में उस बात का टेक केयर करेंगे, पर पहले पहला क्वेश्चन, तो ये 200 मोल चाहिए। ये 200 मोल कहाँ से बनेगा, पहले रिएक्शन मतलब यहाँ से 200 मोल बनाना है। अगर इसका एक मोल पूछा गया कितना CaCO3 को डिकम्पोज करें, अगर इसका एक मोल बनाना है तो इसका कितना मोल चाहिए, बैलेंस रिएक्शन एक के लिए एक मोल, एक के लिए एक मोल चाहिए, तो 200 के लिए 200 मोल। अगर इसके 200 मोल बनाने हैं तो आपके इसके 200 मोल चाहिए। स्टोइकियोमेट्री यही सजेस्ट करता है, एक के लिए एक तो 200 के 200, तो इसके 200 मोल अगर है तो मास कितना हो जाएगा, इसका मोलर मास आता है 100 ग्राम, इसका मोलर मास आता है 100 ग्राम, तो 200 मोल में मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ CaCO3 नीड टू डिकम्पोज 200 इंटू ये ग्राम हो गया, केजी में जाए तो 20 kg। अब ये सोचो, एक सम टाइम इसको पहले का आंसर तो 20 kg सर, पहला वाला समझ में आया? फिर से का पहला वाला समझूंगा। पहले वाले में क्वेश्चन
मैं क्या करेंगे, मतलब ये वो तरीके हैं जिसमें दो रिएक्शंस दिए और इन सब में दे आर कनेक्टेड। इनका कनेक्टिंग पॉइंट क्या है? इनका कनेक्टिंग पॉइंट है CO2। क्वेश्चन क्या करेंगे? क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट वेट ऑफ CaCO3 मस्ट बी डिकम्पोज, मतलब इसका कितना मास डिकम्पोज किया जाए टू प्रोड्यूस सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ CO2। इसको डिकम्पोज करके CO2 प्रोड्यूस होता है, ये रिएक्शन सजेस्ट कर रहा है। पर वो CO2 किस पर्पस के लिए चाहिए? टू कन्वर्ट 21.2 kg of Na2CO3 completely into NaCO3, यानी 21.2 kg Na2CO3 का है, उसे कंप्लीटली कन्वर्ट करना है NaCO3 में, फिर पूरा यूज अप कर देना है। और उसके लिए क्या यहाँ पे CO2 लगता है, पानी जो लग रहा है वो जितना चाहिए मिल जाएगा, वो मतलब बाकी चीज आपके पास अवेलेबल है, एक्सेस। पर मेन केमिकल सपोज किसी दूसरे प्लांट से मेन केमिकल CO2 बन के आना है, ये बहुत इंडस्ट्री में तो ऐसे होता है। जैसे ठीक है, वाटर तो आपके पास रॉ मटेरियल हर जगह अवेलेबल है, पर इसमें Na2CO3 आपने एक जगह से सपोज रॉ मटेरियल गैदर किया 21.2 kg, पर सपोज CO2 वाला जो प्लांट है वो उस इंडस्ट्री में लगा हुआ है, तो उसे 21.2 kg Na2CO3 को कंप्लीटली कन्वर्ट करना है, तो उसे इंफॉर्मेशन होनी पड़ेगी ना कि CO2 कितना बनाया जाए। अब CO2 कैसे बनता है? Na2CO3 को CaCO3 को डिकम्पोज करके। तो मान लो कि आज रिक्वायरमेंट तो इतना ही है, कैलकुलेट करके नहीं बनाया तो या तो कम बन जाएगा या बहुत ज़्यादा बन जाएगा। तो ये कैलकुलेट करें कि भाई मुझे आज इतना अगर कन्वर्ट करना है सोडियम बाइकार्बोनेट में, तो मैं कितना CO2 बनाऊं, और उस CO2 के लिए फिर कितना मैं CaCO3 डिकम्पोज करूं। तो यहाँ पे अभी ये 100% है दोनों रिएक्शन। तो हमने सबसे पहले इसके मोल निकाले, 21.2 kg का मास हो गया 21200 ग्राम, मोलर मास इसका आता है 106, तो ये इसके मोल हो गए। तो अगर 200 मोल Na2CO3 के पूरे कन्वर्ट करने हैं NaCO3 में, तो फॉर दैट पर्पज हाउ मच CO2 मोल्स यू नीड। रिएक्शन ये बता रही है कि 1 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, तो 200 मोल के लिए कितना चाहिए? 200। बैलेंस रिएक्शन का मतलब तो यही है। तो हमें ये मिल गया कि CO2 तो 200 मोल चाहिए भाई। अब CO2 200 मोल कौन सी रिएक्शन से बनाना है? पहले से। तो अब इसका 200 मोल बनाना है इसको डिकम्पोज करके, तो ये रिएक्शन क्या सजेस्ट करती है कि यार इसका 1 मोल बनाना होता है, तो इसका 1 मोल हमेशा यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में कुछ ऐसा होगा कि सब 1:1 हो गए, अदरवाइज उस तरह से लेना पड़ेगा। यहाँ 1 के लिए 1 चाहिए, तो 200 के लिए इसके 200 मोल चाहिए। इसके 200 मोल का मास मतलब इंटू मोलर मास 100, ये हो गया ग्राम में 200 इंटू 100, ग्राम में 20,000 ग्राम और केजी में 20 kg। तो आप 20 kg, यानी अब क्या इंफॉर्मेशन पहुंच गई उस प्लांट पे कि भाई आज 20 kg कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करो, प्रोवाइडेड द एफिशिएंसी ऑफ बोथ प्लांट्स आर 100%, दे आर वर्किंग एट 100%। नाउ एक पुरानी इंडस्ट्री है जिसका सपोज इन प्लांट्स की एफिशिएंसी ऐसी हो चुकी है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई उनका जो सेकंड प्लांट, ये वाला प्लांट है, ये 25% एफिशिएंसी पे ही काम करता है, और ये वाला 50% और ये 25%। तो अब इनको इंफॉर्मेशन, इनके पास भी रॉ मटेरियल Na2CO3 को कन्वर्ट करना है बाइकार्बोनेट में, इतना ही है। और अब CO2 कितना इसके लिए लगेगा, और उस CO2 के लिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नहीं है अभी, बस एफिशिएंसी जो करेगा। अगर कैसे सोचोगे, अगर ये 21.2 kg जो कि 200 मोल है, इसको पूरा कन्वर्ट करना है और प्लांट 100% एफिशिएंटली वर्क करता है,
तो इसको कितने मोल लगते हैं? 200 मोल लगते हैं CO2 के। पर ये प्लांट 100% एफिशिएंसी पे काम नहीं करता है, 50% एफिशिएंसी पे। ये वाला 25% सेकेंड एक्चुअली 25%, ये 25% पे ही काम करता है। यानी मुझे इसको तो पूरा कन्वर्ट करना ही है, पर भाई इसके लिए 200 मोल चाहिए थे। पर 200 मोल अगर मैं ले लूंगा तो 200 मोल का तो केवल 50 मोल ही यूज होगा, फिर 25% एफिशिएंट। तो मुझे एक्चुअली CO2 के मोल कितने लेने पड़ेंगे? मुझे CO2 का ऐसा क्वांटिटी लेना पड़ेगा जिसका 25% 200 होता है। अगर इसके 200 मोल रिएक्ट करेंगे तो ये 200 रिएक्ट कर जाएगा, पर उसके लिए मुझे ये कितना लेना पड़ेगा? ऐसा क्वांटिटी लेना पड़ेगा जिसका 25% 200 मोल हो जाएगा। तो यानी ये कितना हो जाएगा? 100/25 इंटू, ऐसे सोचो, A इंटू 25/100 शुड बी 200। तो आपको कितने मोल लेने पड़ेंगे? 100/25 इंटू 200, यानी आपको CO2 के मोल कितने चाहिए? पहले आपको चाहिए थे 100/100, क्योंकि एफिशिएंसी वॉज 100%, तो जो चाहिए था वही हो गया। तो 100/25 टू 200, यानी आपको मोल चाहिए 800 मोल चाहिए फ्रॉम फर्स्ट प्लांट। अगर CO2 के 800 मोल आपके पास आएंगे सेकेंड प्लांट के लिए, तब वो CO2 का 800 मोल इस 200 मोल को कंज्यूम करा पाएगा। तो अब इसके 800 मोल यहीं से बनेंगे। इधर से बनाना पड़ेगा। इसके लिए CaCO3 कितना चाहिए? 1 मोल के लिए 1 मोल। अगर एफिशिएंसी 100% है तो इतने के लिए इतना चाहिए पड़ता, लेकिन एफिशिएंट तो यानी अगर 100% एफिशिएंसी होती तो ये आपको लगता इतना। पर इस रिएक्शन की एफिशिएंसी कितनी है? 50%, यानी इंटू 100/, तो आपको ये 800 था इंटू 2, इसके 1600 मोल अगर डिकम्पोज करोगे तो थियोरेटिकली बनना चाहिए था 1600 से 1600, और 50% का बन जाएगा 800। फिर यहाँ 800 यूज किया, तो इसके अगर 800 पूरे यूज होते तो 200 से ही काम चल जाता, लेकिन अब 800 का 25% 200 मोल यूज होकर ये चीज थी। तो इस तरीके से तो आपको जो काम पहले 200 मोल से चल रहा था, अब यहाँ पे 1600 मोल लेने पड़ेंगे इस केस में। 1600 फिर मास फ्लो तो निकाल ही सकते बस समझ में कि सबसे पहले ये CO2 निकाला। अगर ये 100% एफिशिएंटली काम करता तो 200 मोल चाहिए, पर इसकी एफिशिएंसी 25%, यानी आपको 200 मोल यूज अगर करने हैं इसके, तो ऐसा क्वांटिटी देना पड़ेगा जिसका 25% 200, यानी 100/25 इंटू 200, 800 मोल हो गया। ये 800 मोल यहाँ से बनेगा। इसके एक के लिए चाहिए, एक 800 के लिए 800 चाहिए पड़ता, पर कब? जब ये 100% होता, पर यील्ड है 50%, चाहिए कितना CaCO3? 100/50 इंटू 800, 1600, 100 जो परसेंटेज एफिशिएंसी, 1600 मोल लेंगे तब ये पर्पस सर्व। जो काम पहले वाले केस में 200 मोल से ही हो गया। ठीक है।
मतलब ये जब निकाला कि परसेंटेज एफिशिएंसी तो 100 में 25 का 100 में। हाँ, क्योंकि ऐसे देखो ना, जैसे यहाँ पे अगर तुम्हारे पास कोई क्वांटिटी बन गई उसका 25% तुम 25 का 100 पे करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इसके 200 मोल यूज्ड अप करने हैं, पर ये 200 मोल यूज्ड करने हैं हमको, पर ये 200 मोल किसी चीज़ के 25% होंगे। अगर मैं 200 ही ले लूँगा तो यूज कितना होगा इसका 50 मोल, पर 200 मोल मुझे इसके यूज करने हैं पूरे, क्योंकि जब इसके 200 मोल पूरे यूज होंगे तब मैं इसको यूज अप कर पाऊँगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुझे एक ऐसा क्वांटिटी चाहिए जिसके 25% 200, लेट्स से दैट क्वांटिटी इज ए का 25% क्या होता है, 25/100 इंटू ए, दैट वी नीड इक्वल टू 200। ए कितना होता है 100/25 इंटू 200 यानी 800। अब मैं अगर इसके 800 मोल लूँगा और रिएक्ट करता जाऊँ तो एफिशिएंसी इसके रेस्पेक्ट में जो आपका 25% है, तो यूज इसका अगर 200 मोल ही हो जो मुझे चाहिए इसके लिए, पर अगर मैं इसका 200 मोल इनिशियल ले लूँगा तब तो क्या होगा 50 मोल ही यूज अप होता है। तो इसका जो चीज़ मुझे यूज़ करना है, जो चीज़ मुझे एक्चुअली यूज़ करना है, तो थियोरेटिकली मुझे ऐसा क्वांटिटी लेना पड़ेगा जिसका 25% वो एक्चुअल क्वांटिटी है। तो इसका 800, ये 800 यहाँ से बनना है, तो इसका 800 ले सकते हैं अगर थियोरेटिकली जाना है 100%, लेकिन इसके लिए 50% है, तो 800 तो इसे यूज़ करना है, पर लेना कितना पड़ेगा 1600, कोई 100/50 इंटू 800, ठीक है ना। ठीक है, जाके जो एक बार देखो, नेक्स्ट क्लास में कुछ पहले रिएक्शंस देखेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस देखेंगे, प्रेसिपिटेशन, एसिड बेस, हीटिंग इफेक्ट और फिर